हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पीसीएस दीदी यानी कि बीपीएससी दीदी। आज है हमारा एसए अ वीक की पहली क्लास। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अपने इंट्रोडक्टरी वीडियोस में रिगार्डिंग मेंस आंसर राइटिंग कि हम लोग वीक में एक दिन एसए की क्लास करेंगे जिसमें वील ट्राई टू कवर एटलीस्ट मिनिमम 4 टॉपिक्स। ठीक है, अब वो 4 टॉपिक सेक्शन 3 यानी कि लोकोक्ति के हो सकते हैं, सेक्शन 2 के हो सकते हैं, सेक्शन 1 के हो सकते हैं। और क्योंकि ऐसे राइटिंग इंट्रोड्यूस ही हुआ है बीपीएससी में फ्रॉम 68 ऑनवर्ड्स, तो 68, 69 और 70 के तीनों एग्जाम्स के जो सारे ऐसे के टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसे के टॉपिक्स और मीनिंग वो मैं आपको साइमल्टेनियसली साथ साथ में प्रोवाइड करते जाऊंगी, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग जो लोकोक्ति और मुहावरे वाले होते हैं, क्योंकि वहां पे उनका मीनिंग समझ पाना और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके फिर आंसर मतलब ऐसे लिखना इज अ थोड़ा डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, जरूरी नहीं है, इवन मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो बिहार से भी बिलोंग करते हैं वो भी इतनी जल्दी उसको नहीं समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहा है। तो आज इसीलिए मैंने स्टार्ट ही किया है कि हम 70th बीपीएससी में पूछे गए ऐसे सेक्शन 3 के चारों टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो चारों लोकोक्ति और मुहावरे थे उसे हम वन बाय वन करके डिकोड करेंगे। बट सबसे पहले आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग की क्लास में जो सबसे स्टार्टिंग की चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि मतलब टॉपिक कैसे चूज करना है। ठीक है, हाउ टू चूज अ टॉपिक। कि आप देखते हैं कि ठीक है, चार ऐसे मतलब दिए हुए हैं आपको ऑप्शन में, उसमें से कोई एक आपको ऐसे लिखना है। टोटल 12 ऐसे प्रोवाइडेड होते हैं, उसमें से 3 लिखने होते हैं। तो वो कैसे पिक किया जाए कि कौन सा ऐसे आपको सबसे ज्यादा बेस्ट सुटेबल लगता है। जब आप बाहर आते हैं तो कई बार ऐसा होता है, सुनते हैं कि किसी एक ऐसे को मैक्सिमम बच्चों ने लिखे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो उन ऐसे पे लिखते हैं जिसमें बाकी स्टूडेंट्स को शायद वो टॉपिक टच करने से भी डर लगे। ठीक है, तो किस तरीके से स्टैंड आउट होना है, किस तरीके से टॉपिक चूज करना है कि हमारा जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी अपनी वहां उस ऐसे में प्रोवाइड कर पाए, सो दैट हमें मैक्सिमम मार्क्स अचीव हो। तो सबसे पहली चीज तो है, ये छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, इसको एड्रेस कर लेते हैं कि ये जो मैंने बताया हुआ है यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म है OUP2FAIC। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको एज इट इज याद आ जाएगा, बट दीज आर द इनिशियल्स ऑफ द मेन वर्ड्स जिसके ऊपर आपको सर्च करके एक टॉपिक को चूज करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि हाउ द क्लोज द टॉपिक इज टू माई ऑप्शनल या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। तो देखिए, ऑप्शनल या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को आपको देखना है कि फॉर एग्जांपल जैसे हिस्ट्री बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है, मेरा पर्सनल ऑप्शनल एंड मास्टर्स दोनों ही हिस्ट्री में है। तो अगर मुझे लगता है कि किसी ऐसे के टॉपिक को मैं हिस्टोरिकली बहुत अच्छा लिंक कर पाऊंगी, सो आई ऑलवेज प्रेफर सच टॉपिक्स। ठीक है, तो इसीलिए आपको देखना है कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से या फिर आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से कितना ज्यादा क्लोज है वो टॉपिक, सो दैट कि एक फेमिलियर बैकग्राउंड आपको नॉलेज है। ठीक है, अगर आपका कोई ग्रेजुएशन टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपका पॉल साइंस रहा है या फिर ज्योग्राफी रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको काफी ज्यादा वास्ट नॉलेज होगी। दिस इज द मिनिमम थिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग आप लोगों से। अब जिसका टेक्निकल कोर्स रहा है तो उनकी बात अलग है, बट कुछ लोग जैसे साइंस एंड टेक के टॉपिक्स में अपनी थोड़ी सी जैसे बोलते हैं ना कि प्रिविलेज यूज कर सकते हैं कि हाँ भाई हमने ना साइंस एंड टेक से रिलेटेड वाली टाइप की कोई डिग्री करी है, तो वहां पे वो अपनी नॉलेज को इनपुट डाल सकते हैं। उसी तरीके से आपको देखना है कि जो हमें टॉपिक गिवन है वो कितना क्लोज है हमारे ऑप्शनल या ग्रेजुएशन के टॉपिक से। ठीक है, हाउ मच आई हैव अंडरस्टूड द कोर थीम। ठीक है, चारों एसेस को आपको पढ़ना है जो गिवन है टॉपिक, और उसमें देखना है कि भाई आप किस किस ऐसे के टॉपिक को कितना ज्यादा समझ पा रहे हैं। और खास करके ये जो कहावत और मुहावरे वाले होते हैं ना, उसमें आपको देखना है कि भाई समझ में क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वाला भी इस एस्पेक्ट नहीं चलेगा, ये मैं जो ओवरऑल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। बट पर्टिकुलरली जो मुहावरे और लोकोक्ति वाले ऐसे होते हैं ना, उसमें आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई कोर थीम वो पूछ क्या रहा है ना। कई बार होता है कि कोई मुहावरा दे दिया जाता है जिसमें किसी खाने के नाम से रेफरेंस होता है, तो ऐसा नहीं है कि उस खाने के नाम को लेकर के हम ऐसे लिखने लग जाएंगे। एंड देयर आर पीपल हु डू दैट, आई नो। ठीक है, 70th के टाइम में हमने देखा है, हम लोगों ने टेस्ट वगैरह दिए हैं तो उस टाइम पे देखा है। ठीक है, तो समझना है कि भाई कितना हम समझ पाए हैं। तो पहला जो था वो था हमारा ऑप्शनल या ग्रेजुएशन का ओ। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द कोर थीम का यू। उसके बाद है हाउ मच प्रैक्टिस आई हैव प्रीवियसली डन ऑन दिस टॉपिक। तो ऑब्वियसली बात है, अभी से लेकर के आप मेंस देने तक, जिसका 71st के लिए हो जाएगा, होपफुली वो 71st पे मेंस लिखेंगे, अदरवाइज जो 72nd के कॉन्टेक्स्ट में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास तो कितने सारे प्रैक्टिस जैसे हो जाएंगे। तो आपको देखना है कि कितनी प्रैक्टिस कर रखी है पहले से उस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी, या उससे किसी सिमिलर टॉपिक के ऊपर। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर मान लीजिए आपसे वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड कोई ऐसे पूछ लिया गया है और आपको वो 4 ऑप्शन में से एक गिवन है, तो आप देखेंगे ना कि भाई मैंने पहले भी तो 4 से 5 ऐसे लिख रखे हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, या इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन करंट सिनेरियो, इस तरीके की चीजों को लेकर के। तो फिर आप वहां पे देखेंगे कि हाँ ठीक है भाई, इस पे मैंने ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, तो मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मेरे पास ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, ज्यादा चीजें हैं जो मैंने याद करी हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, तो ये एक पी हो गया। दूसरा P2 का था दिस पी, विच इज हाउ मेनी प्रो पॉइंट्स आई हैव ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, कि कितना मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इस टॉपिक के मैं बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, ये चीज आपको देखनी है। फिर है हाउ मेनी अगेंस्ट पॉइंट्स। दोनों ही पॉइंट होने चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ उसमें बोल रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बढ़ने से हमारा जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द क्वेश्चन, तो अब इसमें सारे प्रो पॉइंट्स थोड़ी डाल दोगे, उसके अगेंस्ट पॉइंट भी तो डालोगे कि ऐसा जरूरी नहीं है।
या फिर सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट पॉइंट्स नहीं डालने, प्रो पॉइंट्स भी होने चाहिए। एक ऐसे को हमें एक बैलेंस अप्रोच से लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि एक बात बोल रहे हैं तो बस उसी में हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिलाते हुए पूरे आपने 10 पन्ने भर दिए और ऐसे खत्म हो गया। जी नहीं, आपको बैलेंस आउट करना है, आपको दोनों एस्पेक्ट्स दिखाने होते हैं जब हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, प्रो पॉइंट्स, अगेंस्ट पॉइंट्स, फिर हाउ मच आई कैन रिलेट विद दिस टॉपिक विद द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी हो सकता है, या फिर आप इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो, क्योंकि हम बिहार स्पेसिफिक लेके चल रहे हैं कि बिहार कॉन्टेक्स्ट, क्या मेरे पास इंडियन कॉन्टेक्स्ट के इससे रिलेट करने के एग्जांपल्स हैं, एनेक्डोट्स हैं, क्या मेरे पास कुछ स्पेसिफिक बिहार स्पेशल है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी किसी भी टॉपिक को चूज करने में। मैं नहीं कह रही कि सारे के सारे आपने कोई एक टॉपिक देखा और ये सारे ही ऑप्शंस पे आपका टिक लगते चला जाएगा कि हाँ मेरे पास प्रो पॉइंट भी है, मैं समझ भी गया, ये मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट से भी मैच करता है, ये बिहार का कॉन्टेक्स्ट भी है। नहीं, जरूरी नहीं है, बट मैक्सिमम इनमें से जो चीजें किसी एक टॉपिक के साथ जाए उस टॉपिक को आप सिलेक्ट करिए लिखने के लिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप वहां पे बैठ करके आप एक एक को नंबर दे रहे होंगे कि ऐसा नहीं, ये मुझे प्रो पॉइंट्स आते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स इसमें कम आते हैं, या दूसरे टॉपिक में कितने आते हैं, इतना टाइम तो है नहीं। बट ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिलाएगा। जब आप प्रैक्टिस एसेज में इस तरीके से टॉपिक्स चूज करके लिखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली एग्जाम आते तक में आप इस चीज में प्रो हो चुके होंगे अपने ही लेवल पे कि किस तरीके से आपको कोई भी टॉपिक को असेस करना है। ठीक है, और लास्टली कि रेलेवेंट करंट अफेयर्स कितने हैं आपके पास विद रेफरेंस टू दैट टॉपिक। जैसे अभी 69 के टाइम पे वुमेन एम्पावरमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया था, एंड उस टाइम पे नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो था वो भी पास हुआ था, तो वो पॉलिटिकल स्फेयर में विमेन एम्पावरमेंट जो हो रहा है ऐसा कुछ टॉपिक था। ठीक है, तो इससे ये था ना कि भाई आपको तुरंत ही करंट अफेयर्स क्लिक कर रहा है। पहली चीज तो आपको पता है कि ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड मैंने पहले भी प्रैक्टिस कर रखा है, क्योंकि सब करते हैं। देयर आर सर्टेन बेसिक टॉपिक्स, एग्रीकल्चर, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करप्शन, विमेन एम्पावरमेंट, गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, जिसपे सब ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, ये बेसिक टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ अगर आपको रेलिवेंट कुछ करंट अफेयर्स मिल जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जिस टाइम पे नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे एग्जाम लिया जाता और उस टाइम पे ऐसे ही करप्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता, तो आप तुरंत उस चीज को रिलेट करके लिखते हैं ना। तो इसी तरीके से करंट अफेयर्स को भी अपने दिमाग में चलाते रहना। आपको लगता है करंट अफेयर्स सिर्फ जीएस में पढ़ना, नहीं, ऐसे में भी करंट अफेयर्स बहुत काम करता है। इसीलिए बोलते हो डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें एडिटोरियल्स आते हैं, जो न्यूज होती हैं, फैक्ट्स एंड डेटा रिपोर्ट्स के डायरेक्टली उसमें पब्लिश होते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सबसे ज्यादा कोई चीज मेंस में स्पेसिफिकली जो हेल्प करती है वो न्यूज़पेपर होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके बेसिक पॉइंट्स जिसके ऊपर आपको सिलेक्ट करना है कि हम टॉपिक क्या चूज करने वाले हैं ऐसे को लिखने के लिए। ठीक है, अब ब्लूप्रिंट कैसे बनाना है। पेपर में आपके पास 3 घंटे हैं। ठीक है, उसमें 3 ऐसे आपको लिखने हैं और आपको मेक श्योर करना है कि हर ऐसे के साथ आप जस्टिस करें। ऐसा नहीं है कि एक ऐसे लिखने में आपने खूब सारा टाइम लगा दिया और बाकी के दोनों ऐसे जल्दीबाजी में कर रहे हैं। नहीं, तीनों ऐसेस को इक्वल ही टाइम देना है। ठीक है, तो 1 घंटा है आपके पास पर ऐसे। तो 1 घंटा पर ऐसे के हिसाब से पहली चीज तो है कि हमें आउटलाइन बनाना है। ठीक है, पीछे जो है हमारे आंसर शीट जो गिवन होती है बीपीएससी की, उसके लास्ट पेजेस रफ वर्क के लिए खाली होते हैं, उन पेजेस को यूज करना है। 10 से 15 मिनट आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए और वहां पे छोटा छोटा आपको आउटलाइन क्रिएट करना है कि भाई मुझे क्या क्या डालना है अपने ऐसे में। ऐसा नहीं है कि आपने देखा ओके विमेन एम्पावरमेंट है और सीधा लिखना चालू कर दिया। ऐसे लिखने से ऐसे नहीं होता, पहले स्ट्रक्चर आपको एक रफली बनाना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट लेकर के आउटलाइन लिखनी है। 10 से 15 मिनट में आपने क्या 10 मिनट लिया या 15 मिनट लिया, उसके हिसाब से आप बैलेंस आउट करेंगे कि अगर आपने 15 मिनट लगाया है तो फिर आप 40 मिनट लिखेंगे, 10 मिनट लगाया तो आप 45 मिनट लिख सकते हैं टू राइट। ठीक है, इतना टाइम मोर देन इनफ होता है। आप बहुत आराम से अपना जितने भी पेजेस है 8 से 9 पेजेस जो होते हैं उसको आप बहुत आराम से, ऐसे 9 भी नहीं, साइड ज्यादा ही होते हैं, ठीक है, उनको आप बहुत ही आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। कोई ऐसा भी नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग बिगड़ जाएगी, आप नहीं लिख पा रहे। अगर आपने आउटलाइन अच्छे से तैयार कर ली है तो फिर आपका एक फ्लो बन जाएगा ऐसे लिखने में, और 40 से 45 मिनट मैक्स के अंदर आप एक ऐसे को लिख के कंप्लीट कर पाएंगे। फिर उस 1 घंटे का बचा हुआ जो 5 मिनट है उसमें आप रिवाइज करेंगे, देखेंगे कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं करी है, कहीं पे हमने अंडरलाइनिंग जहां पे जरूरत है वहां पे अंडरलाइन करना है, क्या करना है, और एक बार बस देख लेंगे कि हाँ भाई सारी चीजें करेक्ट है, परफेक्ट है, मैंने कुछ ऐसी स्टूपिड मिस्टेक नहीं करी है, कहीं कुछ बॉक्स वॉक्स बनाना है तो वो बना सकते हैं। और इस तरीके से आप अपना आंसर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 1 ऐसे पर 1 आवर के हिसाब से मैंने आपको ये डिवीजन दिया है, एंड दिस रियली हेल्प्स एंड वर्क्स। ठीक है, मैं तो पर्सनली मतलब इसी हिसाब से चलती हूँ। और 70th मेंस के टाइम पे भी जो भी हमारा पीयर ग्रुप था, जो हम लोग आंसर राइटिंग साथ में प्रैक्टिस करते थे, तो ऐसे के लिए मैंने जितनों को भी गाइड किया है इसी कॉन्सेप्ट के साथ उन लोगों को सजेशन देते आई हूँ कि एक ऐसे में कितना वक्त देना है, हर ऐसे को इक्वल टाइम और जस्टिस मिलना चाहिए पेपर में, सो दैट कि आपके तीनों एसेस इक्वली रेलेवेंट रहे फॉर मार्किंग। ऐसा नहीं है कि एक ऐसे में आपको 60-65 नंबर मिल गए और बाकी ऐसे में 40-40 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई एक चीज। अब देखिए जो आउटलाइन है, उस आउटलाइन में हमें क्या करना है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो आउटलाइन बनाते वक्त जो पीछे रफ पेज है उसमें छोटा छोटा क्या लिस्ट डाउन करना है। पहली चीज तो जो टॉपिक आपने चूज किया है उसके डेटा, फैक्ट्स और स्कीम्स क्या कुछ रेलेवेंट आपको याद है। कुछ भी चीजें अगर आती है, अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड है तो किसान से रिलेटेड किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, या फिर जितनी भी स्कीम्स हैं वो चीजें आप लिस्ट आउट कर लीजिए। आप लिखिए डेटा फैक्ट्स के बारे में कि भाई बिहार में कितने परसेंट लैंड पे खेती होती है, ठीक है, क्या प्रोडक्टिविटी है, क्या वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ये सारे डेटा फैक्ट्स छोटे छोटे लिस्ट डाउन करके रख लीजिए। इसके अलावा
कोटेशंस, पोएट्री, श्लोक एंड एनेक्डोट्स। ये वो चीजें हैं जो यही टाइम है आपको प्रिपेयर करके रखने का। मेक अ सेपरेट नोटबुक जहां पे टॉपिक वाइज आप इस चीजों को डिवाइड करके रख पाए। ठीक है, कोई भी एनेक्डोट हो सकता है, इसरो का फॉर्मेशन हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम सर की लाइफ हो गई, यानी शाहरुख खान का बायोग्राफी हो गया, कुछ भी। ठीक है, बस डिपेंड करता है कि वो किस टॉपिक के अंदर कहाँ पे रेलिवेंटली आपको पुट करना है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप एक छोटी डायरी रखें जहां पे आप रेलेवेंट कोट्स जो हो टॉपिक वाइज उनको नोट डाउन करके रखें। पोएटिक लाइन जो आपको विच टाइम याद हो जाए, ऐसा नहीं है कि हैवी हैवी लाइंस लिखनी है और फिर वो याद नहीं हो रही, वो लाइन जो आपको याद हो जाए, टाइम बाय टाइम आप उन्हें पढ़ेंगे और अपने आंसर एसेज में यूज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे फेमस पोएट्स हैं, आप नॉर्मली हिंदी की भी डाल सकते हैं। पहली चीज तो देखिए, अगर आप इंग्लिश में भी लिख रहे हैं तो भी आप हिंदी के जो कवि हैं या राइटर्स हैं उनसे भी रेलेवेंट कोई भी चीज को इनपुट कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म। जैसे ठीक है, कबीर की पंक्तियां हो गई, ठीक है, या फिर हमारे भगवत गीता से रिलेटेड कोई श्लोक है या उपनिषद का कोई स्पेसिफिक श्लोक वगैरह है, वो भी आप बहुत ब्यूटीफुली पुट कर सकते हैं। एनेक्डोट्स हो गए। तो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास एक सेपरेट, जिसे बोलते हैं, डायरी हो जहां पे आप इन चीजों को लिख करके रखे। ठीक है, जैसे विमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक है तो विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई अच्छे कोटेशंस, ठीक है, गांधी जी ने क्या बोला था विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, या फिर प्रेजेंटली जो लीडर्स हैं, मिशेल ओबामा के कुछ स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है कि आपके पास कलेक्शन रहता है ना, तो फिर आपको चीजें याद रहती हैं। अब वहां पे बैठ करके तो आप लाइन नहीं बना रहे होंगे कि क्या डाले क्या नहीं डाले, तो इस तरीके से ट्राई टू मेक अ सेपरेट डायरी जहां पे आप ये सारी चीजें नोट करके रखें। और फिर जब आपने टॉपिक चूज किया है तो वहां आप रफली पीछे जब आउटलाइन कर रहे हैं तो वहां पे लिख लीजिए कि हाँ भाई ये वाला जो कोट मैंने पढ़ा था ये यहाँ पे मैं इनपुट करूंगा, इंट्रोडक्शन में डालूंगा या कंक्लूजन में डालूंगा या बीच में कहीं सब हेडिंग के तौर पे इंट्रोड्यूस करूंगा। तो इस तरीके से आप इसे बना के रख लेंगे। अब आ जाती है बात सब टॉपिक्स की, कि जिन पे आपको पॉइंटर्स बनाने हैं। सबसे पहली चीज जो मैं क्रोनोलॉजी फॉलो करती हूँ, मैंने कह रही कि आप भी सेम क्रोनोलॉजी फॉलो करें, बट इट यूजुअली वर्क्स। ठीक है, या तो हम बिल्कुल करंट सिनेरियो से हम अपने ऐसे को स्टार्ट करें, या फिर हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हुए भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जो टॉपिक आपने लिया है उसके क्या हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, क्या हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हो सकते हैं, उन्हें नोट डाउन करेंगे। अगर हिस्टोरिकल नहीं याद आ रहे हैं तो तुरंत जंप करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, माइथोलॉजिकल कुछ एग्जांपल्स, कोई स्टोरी, कोई रेलेवेंट एग्जांपल जो उस चीज को जस्टिफाई कर पाए, उस टॉपिक को जस्टिफाई कर पाए। फिर फिलोसफिकल, स्पिरिचुअल। अब देखिए ये तीनों कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है, इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ लिस्ट डाउन करके रखा हुआ है कि कोई फिलोसफिकल स्पिरिचुअल एग्जांपल आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप भगवत गीता के किसी श्लोक से स्टार्ट करके आप बता सकते हैं कि ऐसा कहा गया था या ऐसा हुआ था, या महाभारत में कृष्णा ने अर्जुन को ये सीख दी थी जिससे जो आज भी रेलेवेंट है, या करंट सिनेरियो में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बात का इंपॉर्टेंस है। तो ऐसी चीजें कनेक्ट करके हमको देखना है। ठीक है, सोचते जाना है कि क्या क्या हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो हो गया हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, फिलोसफिकल या स्पिरिचुअल। देन आ जाता है पॉलिटिकल, की पॉलिटिकल सिनेरियो, गवर्नेंस वगैरह से रिलेटेड एग्जांपल्स। देन इकोनॉमिकल, फिर सोशल। सोशल के अंदर में ज्यादा फोकस अगर आप कर पाए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड वुमेन के ऊपर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारा इन्वायरमेंटल। ठीक है, देन इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, इंटरनेशनल एंड करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं एक ही हो जाता है। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल, कोई अगर हम उससे रेलेवेंट एग्जांपल दे पाए। एंड लास्टली साइकोलॉजिकल या एथिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल एथिकल में जब आते हैं तो फिर हम दोनों डायमेंशंस को बैलेंस आउट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा है एथिकली, लेकिन दूसरा जो हमारे ऐसे के टॉपिक का जो अदर पार्ट है वो भी कहीं ना कहीं रेलेवेंट हो सकते हैं। एंड देन विद द नेक्स्ट पैराग्राफ वील स्टार्ट राइटिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट, अदर पर्सपेक्टिव ऑफ द गिवन टॉपिक। ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा वो बोला है कि हाँ ए की वजह से बी होता है और जिसकी वजह से सी के ऊपर ये असर पड़ता है, तो सीधा सीधा आपको ऐसे नहीं चलना, आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट भी एक पर्टिकुलर टॉपिक का प्रोवाइड करना है। एंड अगर कोई बिहार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो तो खैर ये इससे रिलेटेड था ही, करंट अफेयर्स या एनवायरमेंटल वाला है, तो वो आपको इनपुट करनी है। ठीक है, मेक श्योर आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट अच्छे से देना है, अदर पर्सपेक्टिव भले वो छोटा हो, एक पैराग्राफ का हो, लेकिन होना चाहिए, उससे आपका एक बैलेंस अप्रोच दिखता है ऐसे की टवर्ड्स। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्टली कंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पास होनी चाहिए कि भाई अगर आप सोचिए ना, हिस्टोरिकल भी 2 डायमेंशन आपने निकाल लिया, माइथोलॉजिकल भी निकाल लिया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, तो दो पॉइंट करके कितने सारे आपके पास पॉइंट्स हो जाएंगे एक ऐसे में लिखने के लिए, राइट। तो ये हो गए सब टॉपिक्स। अब थिंग्स टू कीप इन माइंड, अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इज अ मस्ट। मैं आंसर राइटिंग में भी बोलती हूँ, ऐसे राइटिंग में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका एकदम थकेला सा ऐसे बेसिक चीज से शुरू हो रहा है तो फिर रीडर को भी मजा नहीं आएगा, उसको लगेगा ठीक है हाँ ये तो बाकी अदर ऐसे की तरीके से है, जैसे स्कूल में लिखते थे आई हैव अ कैट, माई कैट हैज 4 legs, ऐसे वाली चीज नहीं। कुछ अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में भी और आपके कंक्लूजन में भी, जो उस चीज को पावरफुल बनाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड बॉडी होनी चाहिए, पैराग्राफ्स डिवाइडेड, जैसे कि यहाँ पे मैंने इतने सारे डायमेंशन आपको दिया, हिस्टोरिकल डायमेंशन में माइथोलॉजिकल को नहीं घुसा देना, वो उनके सेपरेट सेपरेट पैराग्राफ्स रहेंगे। ठीक है, जितने ज्यादा पैराग्राफ डिवीजन में आपका ऐसे होगा उतना ज्यादा वो सुंदर बन करके आएगा। सो मेक श्योर कि स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ्स है। ठीक है, आपकी बॉडी प्रॉपरली डिवाइडेड है
ऑल्सो मेक श्योर कि पन्ने भी देखते जाना है। ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है ना कि बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिख दिया और बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हुए हम डायमेंशंस, ठीक है, अब हमको सब पे मान लीजिए सारे जितने गिवन सब टॉपिक्स है सब पे हमको दो दो एग्जांपल मिलते चले जा रहे हैं और हम डायमेंशन बढ़ाते चले जा रहे हैं कि लास्ट ही जाकर के देख रहे हैं कि अरे एक ही पेज बचा है, अब इसी में कंफ्यूजन करना होगा। तो वो क्या है कि फिर देखिए इतना अच्छा चल रहा है कि आपका इंट्रो से बढ़िया चला, फिर आपकी बॉडी भी बढ़िया चली और कंक्लूजन के नाम पे एकदम इतना सा हो गया, वो खराब कर देगा। तो ऑलवेज मेक श्योर कीप द काउंट ऑफ द पेजेस ऑफ योर हैंड राइटिंग। एक अंदाजा होना चाहिए कि भाई मैं जो लिख रहा हूँ ये यहाँ तक आकर के सीमित हो जाएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल्सो सिंपल टोन हो आपके ऐसे की उतना ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा भारी भारी वर्ड इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है अगर आप यूज टू नहीं है तो। अगर आप यूज टू है नॉर्मली आंसर्स में आप अच्छी हेवी इंग्लिश प्रॉपर गुड वोकैबुलरी यूज करते हैं तो इट इज वेरी वेल डन। बट अगर नहीं है तो एक सिंपल टोन में बात करो, सामने वाले को समझ आना चाहिए। एंड ऑलवेज कीप शॉर्ट सेंटेंसेस, ठीक है, बहुत ज्यादा सेंटेंसेस की आपस में और इनटू ये सारी चीजें बीच बीच में एडिशनल सब्जेक्ट घुसा घुसा करके एक कॉमन सेंटेंस को एक पैराग्राफ नहीं बनाना है, उससे आपकी बात निकल करके नहीं आएगी। जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में आप बात करोगे उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा वो, ठीक है। सो ऑलवेज यूज सिंपल टोन एंड शॉर्ट सेंटेंसेस एंड अंडरलाइनिंग ओनली द नेसेसरी पार्ट। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दी तो मैंने इतने से उसमें कितना सारी चीज अंडरलाइन कर दी, ऐसा नहीं करना है। यहाँ तो मुझे क्योंकि यूट्यूब वीडियोस में ये हाईलाइट करके दिखाना होता है इसलिए कर रही हूँ। वहां पे अंडरलाइनिंग सिर्फ वो हो कहीं पे डेटा फैक्ट दिया हुआ है उसे थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया, कोई इंपॉर्टेंट आपने जैसे मान लीजिए कोटेशन या फिर कोई पोएट्री डाली है तो उसको अलग से आपने बॉक्स के अंदर में बना दिया, ठीक है। वो सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कि पूरे चार चार सेंटेंसेस में हम आठ आठ वर्ड अंडरलाइन करते चल रहे हैं तो वो थोड़ा सा खराब दिखता है। अंडरलाइनिंग इज समथिंग जो आपको लगे कि हाँ भाई ये वर्थ द वैल्यू है, कि सामने वाला इसको पढ़ेगा, ये वर्ड स्टैंड आउट करेगा तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा इवेल्युएटर के ऊपर, तभी आपको वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। और ये नहीं है कि पूरा आप जो ऐसे है पूरा उसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक चीजें जो आपको एक ऐसे लिखते टाइम में ध्यान होनी चाहिए। आई होप आप और भी जगह से देख रहे होंगे, रेफर कर रहे होंगे बुक्स वगैरह या ऑनलाइन ही। तो देयर आर मेनी पैटर्न्स टू राइट ऐसे, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। आई एम गोइंग टू टीच व्हाट आई प्रेफर एंड व्हाट आई हैव सजेस्टेड प्रीवियसली टू अदर स्टूडेंट्स, और वो उनके लिए भी काफी एफिशिएंट रहा है। देयर हैव बीन माय फ्रेंड्स, ठीक है, और मुझसे जूनियर लोग रहे हैं जिनको 70th में मैंने ब्लूप्रिंट बनाना सिखाया है, जो कि मैं आप लोगों को भी सिखा रही हूँ कि ब्लूप्रिंट किस तरीके से बनाए। दो चार एग्जांपल दिए, बाकी लिखना आपका काम है। और उन लोगों ने लिखा है एंड दे गॉट गुड मार्क्स अपने टेस्ट वगैरह में, जो मॉक टेस्ट होते थे। तो उसी के बेसिस पे मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि यस आई कैन टेल हाउ टू राइट अ गुड एसे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऐसे जो हमारे 70th मेंस में एक पूछा गया था, जैसन बोबन ओइसन कटबर्ड, बेसिकली एज यू सो सो शैल यू रीप। बहुत सिंपल सा है, ये तो बहुत ही आसान इन्होंने दे दिया है कि आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ रहा है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। सिंपल सी चीज, वेरी इजी ऐसे टू अंडरस्टैंड। इसमें कोई बहुत ऐसे हैवी मीनिंग नहीं छुपा हुआ है जिसको आप समझ ना पाए, तो ये बहुत ही स्ट्रेट वर्ड है, ठीक है। इंग्लिश में एज इट इज आपको मिल जाएगा, एज यू सो सो शैल यू रीप। ये इडियम ऐसा है जो आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि कभी बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू आपको मिल गया है। तो इट इज अ वेरी गुड टॉपिक। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। इसको अप्रोच करने के लिए पहली चीज तो आपके दिमाग में ये हो जानी चाहिए कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी वाला भी इसमें एग्जांपल है ना। जैसा बोगे वैसा काटोगे। अब इस पे आपको दिमाग दौड़ाना है कि रियल लाइफ में अलग अलग डायमेंशंस, डायमेंशंस कौन से, जो ये लिस्ट डाउन है यहाँ पे, हमें ये एग्जांपल्स कहाँ कहाँ देखने मिलते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ हमें देखने मिलते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, ऐसा कब कब हुआ है कि हम इस बात को बोल पाए कि भाई जो जैसा बोता है या जो जैसा काम करता है उसको वही फल मिलता है। तो ये रेफरेंस लेकर के हमको चलना है, ठीक है। अब आपको इस पे करनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग कि हम हिस्टोरिकल कुछ एग्जांपल दे सकते हैं क्या, पॉलिटिकल दे सकते हैं, फिलोसफिकल दे सकते हैं। फिलोसफिकल तो बात ही है, सीधी सीधी सी जो पूरी बात ही कही गई है ये है ही फिलोसफिकल, कि बड़े बूढ़े इतने सालों से बोलते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं, बच्चों को यही सीख मिलती जाती है कि अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। बुरा काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा। अच्छे लोगों की संगति में रहोगे, अच्छे लोगों को हेल्प करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। बुरे लोगों के साथ बुरा काम करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। इस आइडियोलॉजी को लेकर के हमको चलना है। तो ठीक है, आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है, ऐसे आपको ही लिखना है। बट यहाँ पे क्या क्या आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं उनके मैंने कुछ चीजें लिस्ट डाउन करी है, वो मैं आपको दिखाते चलूंगी हर एक ऐसे का। तो सबसे पहले तो कि क्वालिटी ऑफ वंस एक्शंस डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ वंस आउटकम्स, ठीक है। तो क्वालिटी के साथ हमने इस चीज को एसोसिएट किया। उसके बाद इट इज वन ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस, कि भाई आप जैसा काम करते हो वैसा आपको फल मिलता है। इसी के बेसिस पे जो ये दुनिया है ये सेटअप हो रखी है, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या है, फिलोसफिकल एस्पेक्ट में है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है, थ्योरी ऑफ कर्मा, ठीक है। थ्योरी ऑफ कर्मा में आप मेंशन कर सकते हो कि भाई भगवत गीता में भी ये मेंशन्ड है,
कि जो जिस इंसान जैसा काम करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। इससे रिलेटेड आप श्लोक सर्च करोगे, आपको श्लोक भी मिल जाएगा। तो जब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ये स्पिरिचुअल वाले पैटर्न पे या फिलोसफिकल पैटर्न पे एक पैराग्राफ स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट बाय राइटिंग दैट पर्टिकुलर श्लोक, ठीक है। उस श्लोक को लिखा, या फिर एज मेंशन्ड इन भगवत गीता, एज दिस एज दैट करके उस चीज को आपने लिखा कोट अनकोट करके, एंड देन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग, ठीक है, कि थ्योरी ऑफ कर्मा क्या सजेस्ट करता है, किस तरीके से ये आज भी रेलेवेंट है, उस समय भी रेलेवेंट था, कि जो पांडवों की, जो पांडव थे, बेसिकली पांडवों की फौज तो नहीं बोलूंगी, जो पांडव थे उन्होंने लाइफ टाइम वो लोग धर्म के ऊपर चले, ठीक है, उन्होंने हमेशा सही काम किया, तो अंत में इवेंचुअली जाकर के महाभारत में वही जीते। एंड कौरवास का जो शुरू से इंटेंशन था वो गलत था, ठीक है, उन्होंने गलत चीजों का सपोर्ट किया, उन्होंने लड़ाई को भी गलत तरीके से जीतना चाहा, बट इवेंचुअली वो हार गए, ठीक है। तो ये हो सकता है कि भाई कर्मा वाली थ्योरी है। देन देर इज वन मोर कर्मा थ्योरी रिलेटेड टू इमैनुअल कांत, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो जो चीजें मेंशन करी है, यू हैव टू गो एंड सर्च एंड देन टेक आउट एवरीथिंग एंड मेक गुड नोट, या तो नोट के फॉर्म में बना लीजिए और राइट अ गुड प्रॉपर एसे, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, अ स्टूडेंट्स डिलीजेंस और नेग्लिजेंस शेप्स हिज फ्यूचर। अब यहाँ पे हम एस्पिरेंट्स जो हैं, हम ही लोग जो हैं, आपस में हम इनका एग्जांपल दे करके भी लिख सकते हैं कि भाई अगर हम डिलीजेंटली पढ़ाई करें, मेहनत करें, तो हमारा एग्जाम जरूर क्रैक होगा। लेकिन अगर हम नेग्लिजेंस में रहेंगे, पढ़ाई कम करेंगे, घर से दूर आ जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बहुत सारे लोग दिल्ली आ जाते हैं पढ़ने के लिए और वो पढ़ाई के अलावा सब कर रहे होते हैं, तो जब ऐसा कुछ काम करेंगे तो फिर कैसे एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। तो ये चीजें उसका फ्यूचर शेप करती है। जरूरी नहीं है जिस बात से हमने शुरू किया हम बिल्कुल उसी को स्टक करके चले, उससे हम मीनिंग्स निकाल करके, इंटरप्रिटेशंस निकाल करके दूसरे अलग अलग टॉपिक्स को और एग्जांपल्स को टच करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, सोसाइटी एंड कल्चर के फॉर्म में इस जो कहावत है उसको हम कैसे देख सकते हैं कि कलेक्टिव सोइंग एंड कलेक्टिव हार्वेस्टिंग। फॉर एग्जांपल नाजीज जो थे जर्मनी में, उन्होंने कलेक्टिवली हेट्रेड को बोया एक तरीके से, ठीक है, पूरी सोसाइटी में हेट्रेड बोई गई, जिसकी वजह से जो रिजल्ट रहा वो इतना मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। जर्मनी के साथ जो पूरा डाउनफॉल रहा, हिटलर का जो डाउनफॉल रहा, वो इस चीज का रिजल्ट है कि भाई आप जैसा काम करोगे वैसा ही एंड में आपको मिलता है, ठीक है। एक ये एग्जांपल है वर्सेस नेल्सन मंडेला इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, जो अपार्थाइड मूवमेंट था, कि उन्होंने पॉजिटिविटी इंस्टिल करी लोगों के बीच में, वो कॉन्फिडेंस लाया, वो सही के लिए लड़े और इवेंचुअली वो चीज उन्होंने एड्रेस करके हासिल कर ली, ठीक है। तो ये एग्जांपल हम दे सकते हैं। फिर पॉलिसीज एंड गवर्नेंस, ठीक है, पॉलिसीज एंड गवर्नेंस यानी कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हम आए हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। अगर हमारी डेमोक्रेसी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर सब लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से चलेंगे तो देश अच्छे से चलेगा। हम एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई इंडिया ने 75 ईयर्स में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होकर के कितनी ज्यादा तरक्की कर ली, वही वर्सेस डिक्टेटरशिप। दूसरी जगहों पे जहाँ पे डिक्टेटरशिप है या फिर जहाँ पे अगर मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो क्या हाल हो रहा है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश की गवर्नमेंट की अगर करप्शन आप शुरू से बोओगे तो एंड में जाकर के आपका ही डाउनफॉल होगा। या भी नेपाल गवर्नमेंट का भी एग्जांपल है, ठीक है, कि मतलब कहीं ना कहीं जिसे बोलते हैं एक अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है। गुड गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी का एग्जांपल दे सकते हैं। फिर हम बता सकते हैं कि भाई गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी होता है, स्टेट्स को भी ये चीज प्रमोट करने के लिए सिखाया जा रहा है। या फिर जो यंग लेवल ऑफ एस्पायरिंग लीडर्स हैं उनमें ये सारी वैल्यूज जो है वो इनकलकेट करने की जरूरत है, सो दैट कि आज अगर हम अपने यंग लीडर्स में जो एस्पायर करते हैं कल को जाकर के इलेक्शन लड़ने का, नेता बनने का, अगर आज ही हम उनमें अच्छी वैल्यूज को इनकलकेट करेंगे तो कल जाकर के वो एक अच्छे बेहतर लीडर बन पाएंगे और बेहतर तरीके से इस देश की तरक्की में योगदान दे पाएंगे। तो देख रहे हैं आप लोग की कनेक्टिविटी किस तरीके से हम बिल्ड कर रहे हैं। टॉपिक वही है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, उसी का रेफरेंस देकर के हम चल रहे हैं। फिर आ जाता है हमारा एनवायरमेंटल कंसर्न, ठीक है, कि एक्सप्लॉइटेशन और डिफॉरेस्टेशन करोगे तो नेचुरल डिजास्टर तो आएगा ना। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड वाले जो सिचुएशन है उसका हम एग्जांपल देंगे कि भाई लोग ये नहीं समझते हैं कि जो चीज वो आज कर रहे हैं टेम्परेरी वो आपको सुख दे सकता है। टेम्परेरी आपको लगेगा कि हाँ हाँ हम तो बहुत डेवलप हो गए, हमने तो पेड़ काट करके ये स्टैब्लिश कर लिया, वो स्टैब्लिश कर लिया, बट लार्जर लेवल पे आपको नहीं पता है कि कल को आकर के वो आपको ही हार्म करेगा, ठीक है। तो उत्तराखंड फ्लड्स, ठीक है, क्लाउड बर्स्टिंग एंड ऑल, ये सारे बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाते हैं इस टॉपिक में एनवायरमेंटल कंसर्न्स को हाईलाइट करने के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न, पॉलिटिकल, सोसाइटी कल्चरल या इंडिविजुअली स्टूडेंट लेवल, फिलोसफिकल स्पिरिचुअल लेवल, तो इतने सारे मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। बाकी के सारे एग्जांपल में ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करनी है, क्योंकि देखिए मेरा काम है कि आपके अंदर वो जो होता है ना थॉट प्रोसेस को शुरू करना, ठीक है। अब जैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने आपको थॉट प्रोसेस शुरू कर दिया, अगर आपको 4 एग्जांपल मिल जाते हैं तो 4 एग्जांपल आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। हम लोग क्या करते थे कि हमारा 7 से 10 लोगों का ग्रुप था, वी यूज्ड टू सिट फॉर 1 आवर, एक टॉपिक उठाते थे लोकोक्ति या मुहावरे वाले, ठीक है, और उस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे। ब्रेनस्टॉर्मिंग इस तरीके से कि एक जना 2 पॉइंट बताएगा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पे, एक बताएगा फिलोसफिकल, एक बताएगा
पॉलिटिकल, एक इन्वायरमेंटल, एक सोसाइटल, ठीक है। तो इसी तरीके से करते करते आप सोचिए ना कि कितने नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हमारे पास आ गए, और जब कोई एक एग्जाम्पल बताता है ना तो दो आपको और याद आ जाते हैं खुद ही। तो इस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ आइडियाज एंड एग्जाम्पल्स हो जाएंगे रेफरेंस करके लिखने के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए किस तरीके से इसको और अच्छे सुंदर लाइनों में कैसे पोर्ट्रे करके लिख दिया जाता है। दस टू सिक्योर अ जस्ट, सस्टेनेबल एंड अ प्रॉस्पेरस फ्यूचर। देखिए सस्टेनेबल वर्ड ना बहुत बड़ा काम आता है ऐसे राइटिंग और मेंस आंसर राइटिंग में, ठीक है, कि अगर हमें जस्ट, सस्टेनेबल और प्रॉस्पेरस फ्यूचर को सिक्योर करना है, देन वी मस्ट सो वाइजली सीड्स ऑफ इंटेग्रिटी, कंपैशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर द हार्वेस्ट इज इनएविटेबल, ठीक है, बिकॉज द हार्वेस्ट इज इनएविटेबल। तो हमारे हाथ में है कि आज हमें क्या बोना है। अगर हम वाइजली इंटेग्रिटी, कंपैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के सीड्स बोते हैं तो कल को जाकर के वो हमारे को ही हेल्प करेगा एज अ सोसाइटी टू ग्रो एंड फर्दर डेवलप इन फ्यूचर। ओके, अब यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दिया है जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, बुक है, उसमें एक रेफरेंस है, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन, suggesting our inner actions shape the world we read। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपको एक काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी मतलब एक अदर पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर रहा है कि जैसा हम सोते मतलब सो कर रहे हैं वैसा ही हमको रीप करने को मिलेगा, ठीक है, वो तो ठीक है, बट हमारे इनर एक्शंस भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वी रीड। जरूरी नहीं है हम सिर्फ दूसरों को बोल सकते हैं, हमें अपने अंदर भी झांक करके देखना है कि अगर हम अपने इनर एक्शंस को प्योर रखेंगे, ट्रांसपेरेंट रखेंगे, तभी हम कल को एक बेहतर समाज बना पाएंगे। जिसे बोला जाता है ना कि आप पहले अपने अंदर भी झांक करके देखिए। हमको सिर्फ ये नहीं बोलना है कि हाँ हमको अच्छे नेता बनाने चाहिए, अच्छे नेता को वोट दोगे तभी तो अच्छा लीडर बनेगा और देश की तरक्की होगी। अरे आप अपने आप को भी तो देखोगे। तो इंडिविजुअल इनर एक्शन जो है उसके ऊपर भी उतना ही एड्रेस करना, इंपॉर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट है हमारा कबीर के दोहे में से है कि मोरल लॉ बताते हैं वो किस तरीके से, ठीक है। तो बीज बोए पीपल का, आम कहाँ से होए, कर्म करे करी कोई, फल भोगे सोए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर इन सारी पंक्तियों को यूज करेंगे, कहीं ना कहीं देख रहे हैं आपने जॉन मिल्टन को भी यूज कर लिया और कबीर को भी यूज कर लिया। इतना ये जिसे बोलते हैं ना सेपरेट डायमेंशन है, बट द थॉट प्रोसेस इज सो सेम, सेम बात कह रहे हैं वो, ठीक है। इफ यू सो द सीड्स ऑफ अ पीपल ट्री यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मैंगोज, वन रीप्स ओनली द फ्रूट्स ऑफ वंस ओन डीड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बीच बीच में अपने पैराग्राफ्स में इंट्रोड्यूस करते जानी है, सो दैट आपका जो आंसर मतलब ऐसे है वो और ज्यादा ब्यूटीफुली निखर करके आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप कंक्लूड करके लिख लेंगे। आपके पास आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखते देखते में ही और नंबर ऑफ एग्जांपल्स और आइडियाज दिमाग में आ गए होंगे, जिसे आप बहुत ही सुंदर तरीके से लिखेंगे एंड आई होप कि वो बहुत अच्छा ऐसे बन करके आएगा। अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो पीयर आंसर राइटिंग ग्रुप है उस पर भी आप चाहें तो अपने ऐसे इवैल्यूएशन आपस में कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, बिहार पीसीएस दीदी, उस पर जाकर के एक गूगल फॉर्म फिल करना है। चैनल ज्वाइन करने की लिंक वहां पे मैंने दे रखी है। अगर आपने गूगल फॉर्म फिल कर लिया होगा यू कैन रिक्वेस्ट टू ज्वाइन दैट चैनल। मैं आपका गूगल फॉर्म रिस्पॉन्स है उसको एक बार रिकन्फर्म करके आपको अलाउ कर दूंगी। और आज से हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू हो गई है। तो हर ऑल्टरनेट डेज में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा आंसर लिखने के लिए, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन, एंड कभी कभी एसेस के भी टॉपिक्स रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से कोई सा अगर आप ऐसे लिखते हैं, सिंपल रूल यही है कि अगर आपने एक आंसर लिख करके भेजा है तो दो दूसरों के मतलब बाकी जो लोग हैं ग्रुप में उनके आंसर्स आपको इवेल्युएट करने होंगे। इस तरीके से हमें मल्टीपल आइडियाज और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं लोगों के, और हमारा आंसर जो है जिसे बोलते हैं ना आंसर एनरिचमेंट वाली जो प्रोसेस है वो इससे हो पाती है। सो दिस इज अ कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट पीयर इवैल्यूएशन। आप ही लोगों में से आप ही खुद एक दूसरे की कॉपीज चेक करेंगे, बट आई जस्ट वांट सीरियस एंड मतलब जिसे बोला जाता है ना कि नॉन स्पैमिंग वाले कैंडिडेट्स जो सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे आंसर राइटिंग एंड इवैल्यूएशन सिर्फ पे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड अगर इससे अलावा किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऐसे पे। नेक्स्ट ऐसे था ये वो ऐसे जो मैंने अटेम्प्ट किया था पेपर में, बनले के साथी सब केहू और ये बिगड़ले के केहू नहीं। एंड आई शुड टेल यू दिस कि दिस वाज द टॉपिक जो हम लोगों ने एज इन मैं और मेरे जो साथ के पीयर जो ग्रुप था हमारा 78 मेंस का, हम लोगों ने ये ऐसे प्रैक्टिस कर रखा था। वी ऑलरेडी हैड द पॉइंट्स ऑलरेडी कि इसमें क्या कोटेशन होना चाहिए, क्या पोइट्री होना चाहिए, क्या एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, सारी चीजें पहले से लिखी हुई थी। एक बार ये प्रॉपर पूरा ऐसे मैंने लिख करके प्रैक्टिस कर रखा था, और जब मैंने ये टॉपिक देखा तो ट्रस्ट में मेरे से ज्यादा खुशी किसी को नहीं हुई थी, बिकॉज दिस वॉज समथिंग कि इसमें तो मेहनत ही नहीं करनी है, इसमें बस उन चीजों को याद करना है जो मैंने पहले लिख रखा है, पहले पढ़ रखा है। अब आप ये सोचिए ना कि कोई एक ऐसा टॉपिक आप सोच करके जा रहे हैं कि पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और फिर आप जब एक टॉपिक देखते हैं और देखते हैं कि ये तो वही है, ये तो अभी लिखा था मैंने, तो बस फिर उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसमें आपका ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा और आप जितना आपने पहले लिखा होगा उससे कुछ ज्यादा ही एनहांस होकर के लिख करके आएंगे।
ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ये जो पीयर इवैल्यूएशन है, डिस्कशन है, इसे पॉजिटिव एनर्जी में लगाओगे तो बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो बनने के साथ ही सब केहू और ये बिगड़ने के केहू नहीं, मीनिंग ऑल आर कंपेनियंस इन सक्सेस बट नन स्टैंड्स इन फेलियर्स। वो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि भाई जब आप कुछ बन जाते हो, किसी चीज को हासिल कर लेते हो, किसी मुकाम पे पहुंच जाते हो, तो आपके साथी सबके सब आकर के खड़े हो जाते हैं कि हाँ भाई मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ। और अगर आपको जरा सा कुछ बिगड़ा, ठीक है, जरा सी आप परेशानी में आए, उस दिन से लोग आपका फोन उठाना बंद कर देते। सिंपल सी बात, यही था ये टॉपिक। अब इसी टॉपिक को हमें ब्रेक डाउन करके आगे लिखना था। तो इसमें मैंने कुछ अपनी लाइंस जो मेरे नोट्स में मैंने इनकॉर्पोरेट करके रखी हुई थी, वही मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, सो दैट आप लोगों को भी लिखने में, अगर कहीं पे आपको नोट डाउन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला डायरी बना ले, तो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, एज चाणक्य वाइजली सेड, फ्रेंड्स आर टेस्टेड इन एडवर्सिटी, relatives in difficulty, a wife in misfortune, and servants in distress. This proverb reminds us that while prosperity attracts many companions, adversity reveals the truth of loyalty, resilience, and I'm sorry, एक आगे की इसकी लाइन और कुछ रही होगी जो इसमें, ठीक है, द ट्रूथ ऑफ लॉयल्टी, रेजिलियंस एंड ऐसे ही कुछ एक वर्ड होगा इसमें। तो ये देखिए, ये आपने, क्योंकि आप इस बात को नॉर्मली अपने शब्दों में भी लिख सकते थे, बट जहां पे आपने कोट अनकोट करके लगा दिया एज चाणक्य वाइजली सेड, तो इट बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा मतलब एफिशिएंट मैनर में आपको लगेगा जो इवैल्यूएटर है कि वाह यार कितनी अच्छी लाइन लिखी है, कितना अच्छा रेफरेंस दिया है कि भाई चाणक्य ने ये बात बोली है। ठीक है, चाणक्य के ये बहुत पॉपुलर लाइन्स हैं, तो ये आपने यूज कर लिया। फिर उसके बाद आपको अगर दोहे वगैरह यूज करने हैं, तो सुख में सब संगी चलत हैं, दुख में चलत ना कोय, कहे कबीर सो संत हैं जो दुखी संग होए। एक और आपको लाइन मिल गई, कबीर का रेफरेंस मिल गया। ठीक है, अब इसमें आप एनेक्डोट क्या दे सकते हैं, आप एनेक्डोट से शुरुआत कर सकते हैं अपने ऐसे को लिखने की, दैट ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस काउंटलेस फ्रीडम फाइटर्स वर अबैंडन्ड बाय सोसाइटी इन प्रिजन, येट देयर सैक्रिफाइसेस पेव्ड द वे फॉर नेशनल फ्रीडम। तो ये बात थी कि जब भी किसी ने कुछ चेंज लाने की कोशिश करी है, इतिहास गवाह है, फॉर एग्जाम्पल वो राजा राम मोहन रॉय हो या ज्योतिबा फुले हो, इन लोगों को सोसाइटी ने धिक्कारा है और इनको बुरा भला कहा है और उनको पुल डाउन करने की कोशिश करी है, और आज ये वही सोसाइटी है, उन्हीं के लोग हैं जो इनकी वाहवाही करते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो उन्होंने एक सक्सेसफुल काम करके मतलब देश के रिफॉर्म में इतना बड़ा हेल्प कर दिया, ठीक है, या फिर नेशनल मूवमेंट में इतनी ज्यादा हेल्प करी कि इवेंचुअली हमको स्ट्रगल से इंडिपेंडेंस तक का रास्ता मिल पाया। बट देयर वर एग्जाम्पल्स जो उस टाइम पीरियड पे लोग बोलते थे कि तुम पागलपन कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ठीक है, और कल को जब वो सक्सेसफुल हो गए तो आकर के उनके साथ खड़े हो गए कि अरे देखो हमारे जानने वाले फला 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 ये है वो है। बहुत बेसिक से एग्जाम्पल है, एस्पिरेंट्स का अपना ही देख लो, यहाँ पे मैंने कहीं पे लिखा भी होगा, हाँ, एन एस्पिरेंट्स लाइफ बिफोर एंड आफ्टर सिलेक्शन। अभी आपकी सिचुएशन है, आप किसी पब्लिक फंक्शन में नहीं जाना पसंद करते, रिश्तेदारों से मिलना नहीं पसंद करते, क्यों? क्योंकि वो आपको यही बोलेंगे अरे फला के बेटे को इतना पढ़ा करके कर लिया, क्या कर लिया, फला की बेटी तो कब से पढ़ रही है, उन्होंने क्या कर लिया। ठीक है, जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, ये मेरा भांजा है, वो मेरा भतीजी है, ये इसने ऐसे है, मैं तो बचपन से इसके साथ खेला हूं, मैं तो बचपन से जानता था इसका कुछ अच्छा ही होगा। तो ये एक आइडियोलॉजी है जो मैक्सिमम लोगों के अंदर बसती है। ठीक है, कट टू यहाँ पे आप दूसरे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बहुत ही पॉपुलर बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, तो जब उनकी कंपनी चल रही होती है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि हाँ भाई हम भी आपके शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, हमको भी है, सपोर्ट करेंगे। और जैसे ही कंपनी का कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, थोड़ा सा लॉस में गई, सबके सब छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, विजय माल्या का ही था किंगफिशर एयरलाइंस से रिलेटेड जितना भी, तो उस टाइम पे उनके भी बहुत सारे सब साथी रहे होंगे, लेकिन जैसे ही देखा कि भाई अब तो इनकी केस बिगड़ रहा है तो सबके सब हट गए। कोई भी किसी बुरे नाम वाले या अनसक्सेसफुल व्यक्ति के साथ अपने को अटैच नहीं करना चाहता। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है इस ऐसे का कि बट ऐसी सिचुएशन में देयर आर स्टिल पीपल जो बना बना हुआ हो सामने वाला या बिगड़ा हुआ हो, हमेशा साथ देते हैं और कभी साथ नहीं छोड़ते। ये पहचान है उन लॉयल लोगों की। और ये लॉयल कौन होते हैं? ये होते हैं आपके अपने घर वाले, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, या फिर काफी सारे केसेस में जो आपके अदर पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो उनका रेफरेंस हम एग्जांपल दे सकते हैं बैलेंस आउट करने के लिए कि देयर आर सर्टेन पीपल जो आप बने हुए हो या बिगड़े हुए हो, आपके साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक आप संभल नहीं जाते। ऑलराइट, अब देखिए शिफ्टिंग लॉयल्टीज ड्यूरिंग वॉर्स एंड बैटल्स। तो इसका जो एग्जांपल है, ये हिस्टोरिकल एग्जांपल में आप जा सकते हैं, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर में आप देखेंगे कि चीजें किस तरीके से शिफ्ट हुई। वर्ल्ड वॉर 1 वर्सेस वर्ल्ड वॉर 2 कि जिधर आपने देखा कि पलड़ा भारी है, तुरंत उस तरफ चेंज हो गए। मतलब लॉयल्टी कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ विनिंग और सक्सेस से मतलब है। ठीक है, तो इसको आप इलेबोरेट करके बहुत अच्छे एग्जांपल दे सकते हैं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कोलिशन गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, एज वेल एज चेंजिंग पावर डायनेमिक्स, ये बहुत ज्यादा देखा गया है।
ठीक है, कि जिस तरफ देख रहे हैं कि हाँ भाई इस पार्टी के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, इनके पास सीटें थोड़ी सी ज्यादा आ रही हैं, तो ये जो छोटी मोटी पार्टीज होती हैं वो जाकर के उनके साथ अलायंस बना लेती हैं। और कल को इनका अगर वोट डूब गया तो फिर ये जाकर के किसी दूसरी पार्टी, इनकी ऑपोजिशन पार्टी का होगा, उनके साथ जाकर के अलायंस बना लेती हैं। और बिहार में तो ये खैर काफी सारी चीजें टाइम से देखने को मिली है। तो इंडियन पॉलिटिक्स इज अ वेरी वेल एग्जाम्पल टू पुट इन। बट प्लीज मेक श्योर कि कोई कंट्रोवर्शियल रिमार्क नहीं करना है। जैसे अभी भी मैंने आपको बोला कि बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियो में ये देखने को मिला है, बट यू आर नॉट सपोज टू राइट द एग्जैक्ट पार्टीज नेम और एग्जैक्ट द लीडर्स नेम, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। सो ट्राई टू डू नॉट टेक एनी पर्सन नेम फॉर एग्जाम्पल्स। ठीक है, जब भी हमें एग्जाम्पल्स देने हैं तो या तो आप महानता के लिए देना है तो आप किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, लिविंग और डेड। बट अगर थोड़ी सी क्रिटिसाइज वाली करने वाली चीजें भी हैं तो ट्राई टू मेक श्योर कि ऑलवेज गिव द एग्जाम्पल ऑफ द डेड पीपल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। अभी प्रेजेंट वाली सिचुएशन में जीती जागती पर्सनालिटीज का मत उठा करके लिख दो कि ये ऐसा करते हैं, ये चोर हैं, ये है, ये वो है, ये नहीं करना है, ये बहुत गलत पड़ जाएगा। ठीक है, अब एक और नया डायमेंशन इसमें क्या है, फॉरेस्ट, रिवर्स एंड क्लाइमेट आर वैल्यूड व्हेन दे प्रोवाइड एंड इग्नोर्ड व्हेन डिग्रेडेड। तो एक और हमको इन्वायरमेंटल कंसर्न मिल गया कि भाई हमको नदी पहाड़ तब तक अच्छे लगते हैं कि जब तक वहां पे हम उसे उसके सोर्सेज यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर वहां जाके पिकनिक मना पा रहे हैं, या फिर लोग जाकर के, क्या होता है कि आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि कोई एक हिडन जेम फेमस हो जाता है उत्तराखंड का या हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, पूरी जो जनता है वो जाने लग जाती है वहां पर, फोटोज खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, घूम के आ रहे हैं, और बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्राउड एंड पोल्यूशन उस जगह की खूबसूरती कम हो जाती है, फिर वहां लोग जाना भी बंद हो जाते हैं। तो लोग भूल जाते हैं कि भाई जब वो डिग्रेड हो रहे हैं तो आप ही का तो उसमें हाथ है ना, यू आर सपोज टू बी देयर, यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ दैट प्लेस। ये जो नेचर हमें दिया है, ठीक है, ये जो नेचर हमें मिला हुआ है, ये सारी चीजें, इनकी वैल्यू करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ वन वे वो नहीं होता है रिलेशनशिप की, बस आप उसे यूटिलाइज करते जा रहे हैं और तब तक एक्सप्लॉइट करेंगे जब तक वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। अब देखिए मैंने यहाँ पे और क्या लाइन ऐड की हुई है। हाँ, द बुद्धा सेड नो वन सेव्स अस बट आवरसेल्व्स, नो वन कैन एंड नो वन मे, वी आवरसेल्व्स मस्ट वॉक द पाथ। तो ये एक और आपका डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल गया इस ऐसे में, विच इज कि भाई कोई भी हमारा साथ दे या कोई साथ ना दे, ठीक है, कोई साथ दे या साथ ना दे, हमें अपना साथ देना है। रियलिटी ऑफ लाइफ इज दिस। ठीक है, कि भाई आप बोल तो रहे हो कि हाँ हम कुछ बन जाते हैं तो लोग आ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं तो लोग चले जाते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर दैट मच स्ट्रॉन्ग कि आप अपने लिए कर पाओ, जब आप परेशानी में हो तब भी और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तब भी। तो ये एक और हमारे पास एक फिलोसफिकल डोमेन आ जाता है डिस्कस करने के लिए। ठीक है, एडवर्सिटी दस बिकम्स अ गेटवे टू इनर स्ट्रेंथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन, कि कहीं ना कहीं जब सब लोग हमें छोड़ करके चले जाते हैं ना हमारे डाउनफॉल में, तो उससे हमें हेल्प भी मिलती है। उससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम इनर स्ट्रेंथ जो है हमारी, वो हमें रियलाइज होती है कि यार मैं तो बिना किसी के सपोर्ट के भी बहुत कुछ कर सकता हूँ या बहुत कुछ कर सकती हूँ। सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट कि लोगों का ट्रू फेसेस या ट्रू कलर्स हमें पता चलते जाए और हम इनरली इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो कि हमें किसी और के सपोर्ट की जरूरत ना हो। ओके, फिर जियोपॉलिटिकल कंडीशन का एक एग्जांपल है कि यूएसए है जो अपना शिफ्टिंग स्टैंड मेंटेन करके चल रहा है, कि जब उसको जहां फायदा दिख रहा है वो उस तरफ मुड़ जा रहा है। कभी वो पेरिस ट्रीटी से बैकआउट कर दे रहे हैं, कभी वो डब्ल्यूएचओ से बैकआउट कर दे रहे हैं, कभी वो अपना वीटो पावर यूज कर दे रहे हैं यूएनएससी में। तो ये सारी चीजें जो है करंट अफेयर्स के साथ आप रिलेट करते हुए, जैसे मैंने ये इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल वाला भी जो बताया, इसमें भी आप करंट अफेयर्स के एग्जांपल्स को साथ में इनकॉर्पोरेट करके लिखेंगे कि पहली चीज क्या होता है, आपने एक डायमेंशन उठाया, आपने उस बात को एक्सप्लेन किया कि इस डायमेंशन में ऐसा ऐसा होता आया है, फिर आपको उसमें क्या ऐड करना है, एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल ऐड करने हैं टू मेक दैट पॉइंट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सिर्फ हवा में बातें नहीं करनी है, हमको साइड बाय साइड में एग्जाम्पल्स भी देते जाने हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जिसे आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली while success may bring many companions, failure teaches us to walk alone with dignity, inner strength and faith, and in that journey one discovers the true worth of both relationships and the self। तो ये बहुत अच्छी कंक्लूजन हो जाता है, कंक्लूडिंग लाइंस आपके लिए, जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऐसे नंबर 2। अब मूव ऑन करते हैं ऐसे नंबर 3 पे। ऐसे नंबर 3 क्या है, बापक नाम साग पात, बेटक नाम परोर। तो दिस वाज समथिंग जो मुझे समझ नहीं आया था, हालांकि मुझे समझने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि मेरे क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला जो सेक्शन 3 का ऐसे था वो मेरा ये मोस्ट फेवरेट ऐसे था जो मैंने ऑलरेडी कर रखा था। तो मैंने बाकी ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझी, मैंने बोला ये मुझे आता है, ये मैंने अभी लिखा था 10 दिन पहले, मैं इसी को अप्रोच करने वाली हूँ। ठीक है, बट फिर ऑब्वियसली बाद में मैंने, और मुझे लेक्चर भी बनाना था, और फिर मैंने क्वेश्चन पेपर को जब असेस किया तो उसमें ये था कि ये जो कहावत है ये क्या कह रही है कि बाप का नाम साग पात, यानी कि फादर इज हम्बल
लाइक ग्रीन्स, लीफी वेजिटेबल्स जो होती है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, साग पात, जैसे मेथी पालक हो गया ना इस कॉन्टेक्स्ट में, कि बापक नाम साग पात और बेटे का नाम परोर, परोर एज इन परवल, परवल इज कंसिडर्ड अ बेटर वेजिटेबल एज कंपेयर टू द लीफी वेजिटेबल्स, आई डोंट नो व्हाई बट इसका कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। वाइल द सन इज अ ग्रैंड गार्ड, गार्ड को मैंने ग्राउंड लिख रखा है, वाह, गार्ड है, जैसे बॉटल गार्ड होता है और वो रिच गार्ड होता है खाने वाली सब्जियां, तो वो है, ठीक है, गार्ड। तो फादर इज लाइक हम्बल ग्रीन्स व्हाइल सन इज अ ग्रैंड गार्ड। तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है, ये जो कहावत है ये बोल रही है कि जो बाप है वो इतने सालों से मेहनत कर रहा है, ठीक है, बट स्टिल ही इज हम्बल, ठीक है, ही इज स्टिल हम्बल एंड ही स्टिल ग्राउंडेड। बट जो बेटा है जिसने कोई मेहनत नहीं करी है, कुछ भी नहीं किया है लाइफ में, और वो अपने बाप की मेहनत को मतलब बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो अपने आप को ऐसे जिसे बोलते हैं ना नवाब बन रहा है, जैसे उसने पता नहीं क्या अचीव कर लिया हो। तो ये इसी ऐसे का जो है, मतलब जो जिसे बोलते हैं, ये एसेंस जो है इस टॉपिक का वो ये है। अब इसको आगे हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, दैट दिस पर्टिकुलर प्रोवर्ब हाईलाइट्स द आयरनी ऑफ जनरेशनल चेंज, ठीक है, जनरेशनल चेंज किस तरीके से, वेयर द फादर टॉयल्स विद सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी while the son enjoys prestige disproportionate to his contribution, कि भाई सन का क्या कंट्रीब्यूशन है कि वो अपने बाप का बेटा है, बस यही कंट्रीब्यूशन है, और उस कंट्रीब्यूशन का वो एक्सट्रीम प्रेस्टीज उठा रहा है, प्रिविलेज उठा रहा है फॉर नो रीजन। और यहाँ पे जो फादर है जिसने अपनी मतलब कई सालों की मेहनत करी है, ही इज स्टिल लिविंग विथ ह्यूमिलिटी बिकॉज ही हैज सीन द डाउन साइड ऑफ द स्ट्रगल एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आ जाता है, एज थॉमस फुलर वंस सेड, riches inherited are less valued than riches earned, ठीक है। तो जो कमाता है, नहीं एक्चुअली रिचेज इनहेरिटेड, ओके हाँ, रिचेज इनहेरिटेड की मतलब जो विरासत में मिलता है वो लेस वैल्यूड है एज कम्पेयर टू द रिचेज अर्न, ठीक है। दिस प्रोवर्ब thus opens a window into the social, ethical and historical dynamics of inheritance, privilege and recognition। अब आपको एक तीन बहुत अच्छे जिसे बोलते हैं ना वर्ड्स मिल गए हैं जिनके ऊपर आप एक्सपैंड करके इस ऐसे को अप्रोच कर सकते हैं, जो कि है इनहेरिटेंस, प्रिविलेज एंड रिकॉग्निशन। तो अब ये किसी भी तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग डायनेमिक्स में हो सकते हैं, और सारे डायमेंशन जो है वो आपको सोच करके एग्जाम्पल के साथ प्रेजेंट करने हैं। तो बस देखिए बात वहीं तक होती है जब तक आप एक ऐसे को तोड़ के उसका अर्थ नहीं समझ जाते। जैसे ही आपको वो मीनिंग समझ में आ गया, वो एसेंस आपको मिल गया जो कि ये पैराग्राफ में आपको मिल रहा है, जैसे ही आपको एसेंस मिल गया, नाउ आई एम श्योर कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको खुद भी अब लग रहा होगा कि नाउ आई कैन इजीली अप्रोच दिस ऐसे, ठीक है। जब हमने कहावत पढ़ी थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था कि क्या कहना चाह रहा है, जैसे बोलते हैं ना कवि क्या कहना चाहता है, तो वही वाली बात है, जैसे ही पता चल गया कि कवि क्या कहना चाहता है, फिर आप बहुत आराम से उसके आगे की चीजें, कि उसका माइंडसेट ये रहा होगा, उसने ये बोला होगा, उसका ये तात्पर्य हो सकता है वगैरह वगैरह, उन चीजों को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, फादर्स ऑफन लिव्ड फ्रुगली सर्वाइविंग ऑन साग पात। देखिए एक चीज और है, यहाँ पे मैंने इस एग्जाम्पल में ना साग पात जो चीजें क्वेश्चन में दी हुई है, मतलब एज अ मुहावरा, उनको भी यूज किया। तो कई बार जब आप आंसर लिख रहे होते हैं ना, ऐसे लिख रहे होते हैं, तो वहां पे जब आप रेफरेंसेस देना होता है तो इसे यूज कर सकते हैं, कोट अनकोट करके लिख लिए कि यहाँ पे साग पात का मतलब ये हो सकता है, या लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम साग पात मान सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो दूसरी चीजें हैं वो परवल के रूप में दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो फादर्स ऑफन लिविंग फ्रुगली सर्वाइविंग ऑन साग पात यानी कि सिंपल ग्रीन्स, सिंबलाइजिंग ह्यूमिलिटी एंड टॉयल। सन्स हाउएवर में एंजॉय फेम फॉर स्मॉलर अचीवमेंट्स विच इज द परोर यानी कि परवल, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रैकेट में या कोट अनकोट डाल करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, कि इन रूरल बिहार फार्मर्स हु टॉयल साइलेंटली आर ऑफन ओवरशैडोड बाय सन्स हु माइग्रेट टू सिटीज एंड अर्न सोशल प्रेस्टीज इवन इन मॉडेस्ट जॉब्स। कि बेसिकली जो परिवार है, ठीक है, एक परिवार है, वहां पे जो पिता है वो सालों से खेती कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मेहनत से खेती करते हैं, पैसे जमा करते हैं, और उसके बाद उस पैसे से जो बेटा है वो बोलता है कि नहीं, अब मैं इस चीज को आगे कंटिन्यू फॉरवर्ड नहीं करूंगा, मैं जाकर के भले इससे कम पैसे वाला कोई दूसरा काम कर लूंगा, लेकिन ये नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी प्रेस्टीज उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एक डायमेंशन है जो हम ओपन करें। इसका जो अदर डायमेंशन है वो आगे मैंने फर्दर लिखा हुआ है कि इस चीज को हम फुली जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल लीडर्स एंड देयर सक्सेसर्स, अब अगेन नाम नहीं लेना है, नाम लोगे तो बेटा बहुत नंबर कटेंगे, बता दे रही हूँ मैं, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनके सक्सेसर्स को क्या होता है, एक पॉलिटिकल लीडर अपने यूथ डेज से मेहनत करते आ रहा है, ठीक है, अपना पूरा उन्होंने बेस बिल्ड किया है, अपनी पॉपुलैरिटी बनाई है, लोगों के बीच में अपना जिसे बोलते हैं ना फेस वैल्यू क्रिएट किया है, काम किया है, तब जाकर के उन्होंने जनता का भरोसा जीता है और उन्होंने एक पार्टी स्टैब्लिश करी है, ठीक है। अब उस पार्टी को स्टैब्लिश करने के बाद जो उनके बच्चे हैं वो बस उसमें आकर के बैठ गए हैं, क्यों, क्योंकि ये तो हमारे पापा की पार्टी है भाई। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आपका क्या जस्टिफिकेशन है, कुछ भी नहीं। बट वो उस तरीके से एज अ सक्सेसर उस चीज को लीड करते हैं जैसे बस ये तो बस बना बनाया उन्हीं के लिए था,
सो वहां पे कहीं ना कहीं जो जिसे बोला जाता है ना कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो कहीं ना कहीं खो जाती है, कि जो रिगार्ड्स या रिस्पेक्ट जो है वो उनके फादर को मिलनी चाहिए, वो लाइमलाइट में आ जाते हैं फिर एट अ सर्टेन पॉइंट के बाद उनके बच्चे। तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल बहुत ही फेमस जो आप बॉलीवुड एंड नेपोटिज्म का यूज कर सकते हैं, कि एक आउटसाइडर है, ठीक है, उसने आकर के बड़ी मेहनत से बॉलीवुड में कोशिश करी और फिर वो बहुत बड़ा स्टार बन गया। तो उसने जो मेहनत झेली है वो उसके बाद ह्यूमिलिटी के साथ रहेगा, क्योंकि उसने मेहनत देखी है, उसने परेशानियां देखी, उसने देखा है कि कितने घंटे ऑडिशन लाइन में लगना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी जब चीजें होती है ना, जैसे ये पॉलिटिकल लीडर वाला या ये बॉलीवुड नेपोटिज्म है, अब इसमें आप ओरिजिनल नाम तो ले नहीं सकते, सो इट वुड बी बेटर कि यहाँ पे आप एक एनेक्डोट या फिर एक स्टोरी लाइन प्रोवाइड कर दो इसी चीज को बताते हुए। आपके दिमाग में भले ही ओरिजिनल नाम के साथ कुछ हो, बट उसको एक्स वाई जेड किसी दूसरे नाम से रिप्लेस करके एक स्टोरी के फॉर्म में आप बता सकते हो, ठीक है, कि किस तरीके से फिर बाद में जब बेटे को ठोकर लगी तब उसने रियलाइज किया कि कितनी मेहनत से उसके फादर ने ये सारी चीजें डेवलप करके उसे एक आरामदायक जिंदगी प्रोवाइड करी है, जिसे वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, जो कि कहीं ना कहीं उसकी झूठी शान को दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल में आप इनकॉर्पोरेट करोगे। अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या हो सकता है, क्रिएशन वर्सेस कंजम्पशन ऑफ वेल्थ का जो कल्चर है, ठीक है, कि वेल्थ को जनरेट करना वर्सेस वेल्थ को कंज्यूम करना, कि ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये इतना ज्यादा उस चीज में खो गया है कि ये भूल गया है कि भाई क्रिएशन ऑफ वेल्थ इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू कंजम्पशन। ओके, फिर है स्पिरिचुअली द प्रोवर्ब रिमाइंड्स अस दैट अटैचमेंट टू नेम फेम एंड स्टेटस इज टेम्पररी। अब यहाँ से हम एक और नए डायमेंशन में एंटर कर जाते हैं कि भाई ये जो बेटे का जो यहाँ पे दिखाया गया है पैटर्न, कि भाई उसको एक झूठी प्रेस्टेज है, एक झूठी शान है, जिससे उसने अपने आप को एसोसिएट करके रखा है, जिसकी वजह से उसके अंदर बिल्कुल भी ह्यूमिलिटी नहीं बची है। तो ये हमें कहीं ना कहीं ये बात भी सिखा रहा है कि ये जो हमारा टेम्पररी अटैचमेंट है ना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, जो कंजम्पशन कल्चर है, कि नाम फेम और स्टेटस जो है ये टेम्पररी है, एट द एंड आपने जीवन में अपने क्या किया है उस वजह से आपको जाना जाएगा, ठीक है। भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्य वधि करस्ते माँ फलेशु कदाचना। ये वो सब श्लोक हैं जिनको डायरी में मेंटेन करके लिखना है, तो जब आप लिखोगे ना आंसर्स में तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। ओनली एक्शन आर आर्स, नॉट देयर रिजल्ट्स। द फादर्स ह्यूमिलिटी रिप्रेजेंट्स डिटैचमेंट, व्हाइल द सन्स वैनिटी रिप्रेजेंट इल्यूजन। तो इल्यूजन किस किस तरीके से लोगों को रहता है ना। तो ये वाली चीज भी आप एक स्पिरिचुअल डायमेंशन बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हो। अब आपको लग रहा होगा कि इतने सारे कोट्स और इतने सारे श्लोक कैसे याद रहेंगे, जब डायरी में लिख के रखोगे, उसको रेगुलरली पढ़ोगे और फिर जब ऐसे प्रैक्टिस करने में उनको यूज करोगे, शुरुआत में देख के यूज करो, बट धीरे धीरे जब यूज करने लग जाओगे तो चीजें याद हो जाएंगी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पोएम्स हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की पोएम्स हैं, सरोजनी नायडू जी की पोएम्स है, मतलब हमारे पास तो इंडियन ऑथर्स ही इतने हैं, और फिर आप ऑब्वियसली बाकी के ऑथर्स उठाओगे, फेमस पोएट्स उठा लो, या फिर इमानुअल कांत और रूसो की कोई जो थ्योरी है उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल पुट करोगे, तो बहुत चीजें मिल जाएंगी आपको लिखने के लिए, ठीक है। इट शोज रिस्पेक्ट गिवन टू सिंप्लिसिटी, यानी कि ग्रीन्स, ठीक है। बीच बीच में आपने ये भी बताया कि हम सिंप्लिसिटी से इसको अटैच कर रहे हैं, हम ह्यूमिलिटी से उसको अटैच कर रहे हैं, ठीक है। जो साग पात वर्ड दिया है, इट कैन बी सिंप्लिसिटी, इट कैन बी लिविंग ऑन द ग्राउंड, इट कैन बी रिलेटेड टू ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, परसेवरेंस, ये सारे वर्ड्स आप उसको अटैच कर सकते हो। वर्सेस द सुपरफिशियल प्रेस्टीज अटैच टू द ग्रैंडर आइटम दैट इज द गॉड, यानी कि वो परवल, ठीक है। टुडेज एनवायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है, एक और एनवायरमेंट वाला आ गया, ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स दिस। वी सेलिब्रेट फ्लैशी कंज्यूमरिज्म विच इज द परोर, यानी कि परवल का कॉन्सेप्ट जो है, while neglecting simple sustainable living that is साग पात। अब यहाँ पे हम सस्टेनेबल लिविंग के एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरीके से हमको बस एक फैंसी लाइफस्टाइल जीने की आदत हो गई है, सिंपल सस्टेनेबल लिविंग को कोई प्रमोट नहीं करता है, एवरीबडी वांट्स कि हमारे घर में इतनी लाइटें लगी हों, ऐसा हो वैसा हो, बट जो सिंपल हाउस कल्चर होता है, जो बेसिक नीड्स होती है, उसमें भी हमारा हम सस्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक घर में 4 लोग रहते हैं, उस घर में अगर एक गाड़ी होगी तो भी वो लोग आराम से सस्टेन कर जाएंगे, बट हर किसी की अलग अलग गाड़ी होना जस्ट फॉर फ्लैशी कंज्यूमरिज्म is something that has been very much promoted in today's culture, ठीक है। तो आप यहाँ पे कल्चरल एस्पेक्ट पे बात कर सकते हो, सोसाइटी की बात कर सकते हो, फिर उससे एनवायरमेंटल क्या लॉस हो रहा है उसकी भी बात कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं गांधी जी की सिंप्लिसिटी के साथ, कि भाई यहाँ से वो आरटीसी में होकर के आ गए, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, और इतने बड़े बड़े ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे उनके साथ में उनकी मीटिंग्स वगैरह जो भी होती थी वन ऑन वन, ही वाज वियरिंग हिज सिंपल धोती, ठीक है। तो ये उनकी सिंप्लिसिटी को दर्शाता है कि भाई उनकी ह्यूमिलिटी में ही उनकी पावर छुपी हुई थी, उनकी सिंप्लिसिटी ही उनका जिसे बोलते हैं ना कि बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अप्रोच था इस चीज को हासिल करने का, ठीक है, पूरे नेशनल मूवमेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड पे, ठीक है। और गांधी जी के एग्जाम्पल्स तो ऐसे हैं कि भाई हर ऐसे में कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट हो ही जाते हैं। अब देखिए जो अदर डायमेंशन और पर्सपेक्टिव इस ऐसे में आता है वो क्या है, कि हाउएवर इवॉल्विंग विद टाइम इज ऑल्सो नेसेसरी, कि जरूरी नहीं है कि जिंदगी भर हम साग पात थे तो साग पात ही बन करके रहेंगे,
इवॉल्व होना टाइम के साथ भी जरूरी है, बट वन शुड नॉट फॉरगेट हिज और हर रूट्स, कि जो बेस है उससे ठीक है। आप एग्जांपल दे सकते हैं, मान लीजिए आपने एक स्टोरी का एग्जांपल दे दिया, एनेक्डोट दे दिया कि राजू था, वो अपने गांव से निकल के पढ़ लिख करके शहर चला गया, और शहर जाकर के एक्चुअली मुझे इससे याद आया कि आप सिर्फ इसके एग्जांपल के साथ ही आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं स्वदेश मूवी का। ठीक है, शाहरुख खान का एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरीके से वो बाहर फॉरेन से पढ़ के आता है, बट फिर उसको रियलिटी दिखाई देती है, वो उस चीज से अपने आप को एसोसिएट करता है कि हालांकि वो टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। क्यों? ताकि वो बाकी भी अपने जो गांव हैं, गांव वाले हैं, अपने देश की जो रूरल बैकग्राउंड ग्रास रूट लेवल की दिक्कतें हैं उसको ठीक कर पाए, ठीक है, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेट कर पाए। हाँ, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है, मुझे जस्ट अभी याद आया। और इस तरीके की जो अच्छी वाली मूवीज है ना, जो सोशल टॉपिक्स पे बनती है, इनको प्लीज, इनको भी देख करके कहीं कहीं पे एग्जांपल्स में लिख करके रखो। अगेन, मेंटेनिंग अ डायरी विद सच रेफरेंसेस विल बी वेरी हेल्पफुल। आपको नहीं पता कि कब क्या ध्यान आ जाए, जैसे अभी मैं आपको बताई रही थी ना, मैं आपको एनेक्डोट का एग्जांपल देना चाह रही थी कि एक लड़का अपने गांव से निकल के शहर पढ़ने वढ़ने जाता है, फिर जब वो वापस आता है तो हालांकि वो अपडेट हो गया है, इवॉल्व हो गया है, बट उसे वो यूज कर रहा है बाकी सारी चीजों को सही करने के लिए, और ना ही आकर के नखरे दिखा करके कंपेयर कर रहा है कि ओहो तुम लोग तो गंदे गांव वाले हो और हम ऊंचे शहर वाले हैं। ये वाली चीज नहीं है, उसको है कि मैं इन सबको किस तरीके से अपलिफ्ट कर पाऊं। ठीक है, तो इसलिए मुझे वो स्वदेश मूवी का एग्जाम्पल याद आ गया। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आप दे सकते हैं, प्रेमचंद जी की एक स्टोरी है गोदान, उसका भी रेफरेंस है। अब गोदान का रेफरेंस देने के लिए गोदान को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, या फिर उसका रेफरेंस या समरी जो है, फेमस प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं उनकी समरी वगैरह भी पढ़ लो आप ऑनलाइन में, तो रेफरेंस के लिए अच्छा हो जाएगा। मेन्स आंसर राइटिंग, ऐसे आंसर राइटिंग खासकर, अगर आपने कुछ बुक्स पढ़ी हैं, कुछ नॉवेल्स पढ़ी हैं, कोई पोएट्री कलेक्शन है, इवन शायरीज अच्छी, दिल टूटी शायरी नहीं, अच्छी शायरी, दे विल ऑल्सो हेल्प। फिर मॉरल अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये वाली चीज भी हम डाल सकते हैं कि भाई बच्चों को शुरू से बताना कि ठीक है, आज आपके पास सारी चीजें प्रोवाइडेड हैं, क्यों? क्योंकि बेटा आपके पेरेंट्स इस तरीके से मदद करते हैं, इतनी तरीके से हेल्प, मतलब एफर्ट्स कर रहे हैं, इतना ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, तब जाकर के ये मिला है। कि यू नो बीइंग इन टच विद ग्राउंड रियलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वदर जो फिर बोला जाता है ना कि वो जो रिच ब्रैट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे परोर को हम एक्चुअली रिच ब्रैट भी बुला सकते हैं, तो वो रेफरेंस है। एंड दस द ट्रू ऑनर लाइज नॉट इन बीइंग रिमेम्बर्ड फॉर परोर विदाउट एफर्ट, बट इन एम्बॉडिंग द ह्यूमिलिटी ऑफ सागपात विद डिग्निटी। अब आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ड्स का यूज किया गया परोर एंड सागपात, ये आपके ऐसे का फुल सर्कल जो है वो कंप्लीट करके ला रहा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपने उस टॉपिक से आपने अलग अलग डायमेंशंस निकाले, उन सारे डायमेंशंस को डिस्कस किया, एग्जांपल्स दिया, सब ठीक है, बट जब आप एंड करेंगे तो इट शुड कंक्लूड विद द सेम लाइंस, विद द सेम यूज ऑफ वर्ड्स जो आपने इंट्रोडक्शन में देखे थे। और ये मतलब बेस्ट तरीका है आपके ऐसे को एंड करने का। अगर आपने कोई एनेक्डोट देकर के शुरू किया तो उस एनेक्डोट की कहानी से ही आप एंड करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऐसे नंबर 3। एंड ऑब्वियसली ऐसे वीक क्लासेस हैं, क्योंकि 4 ऐसे हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो ठीक है, ये लास्ट ऐसे है, ऐसे 4, जो है जियते मच्छी माछी नहीं घोटाई। कि मतलब जिंदा मछली को तो नहीं खा सकते ना, जब आप आंख से देख रहे हो कि कोई चीज जिंदा है तो जिंदा थोड़ी खा जाओगे। तो इसका देखिए, इसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, जो नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग मुझे सुटेबल लगा है और जो मैंने पढ़ा है वो क्या है, देन समथिंग हैपेंस इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, वी कैन नॉट ओवरलुक इट। कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके सामने किसी, मतलब किसी इंसान का कोई पर्स लेके भाग रहा है, तो भाई मतलब आपकी आंखों के सामने हो रहा है ना, आप उसको ओवरलिक करके बोलो अरे हाँ छोड़ो ठीक है, जा रहा है तो जाने दो। हालांकि आज की दुनिया ये कर रही है, बट दिस इज समथिंग जो मतलब इस जिसे बोलते हैं ना लोकोक्ति में दर्शाया गया कि जियाते मच्छी नहीं घोटाई। कि भाई जिंदा मछली तो नहीं खा सकते ना हम, हमारी आंख के सामने जो चीज हो रही है उसको आप कितना ओवरलुक कर दोगे। दिस इज लाइक, जिसको इंग्लिश में एक इडियम है कि नॉट एड्रेसिंग एलिफेंट इन द रूम। कि भाई तुम्हारे सेम रूम में तुम्हारे सामने एक बड़ा सा हाथी बैठा हुआ है और तुम उसको ऐसे नजरअंदाज कर रहे हो कि तुमने उसे देखा ही नहीं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसी में हम फिर आगे चलते हैं। इट कैरीज अ प्रोफाउंड लेसन, प्रॉब्लम्स दैट आर इमीडिएट विजिबल एंड पर्सनल कैन नॉट बी ब्रश्ड असाइड। कि जो चीज आपको सामने लाइव दिखाई दे रही है वो तो आप नहीं ब्रश असाइड कर सकते ना। ही वंस रिमार्क्ड, यू may never know what results come of your actions, but if you do nothing there will be no result। तो इसमें हम कहीं ना कहीं एक्शन और इनएक्शन वाले टॉपिक को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कि भाई पहली चीज तो हमारी आंखों के सामने जो चीज हो रही है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और नजरअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारे जो रिजल्ट, मतलब जो हमारे एक्शंस हैं उनके ही रिजल्ट तो हमें पता चलेंगे ना। पर अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि सही था या गलत था। ठीक है, प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ अस डिमांड एक्नॉलेजमेंट एंड एक्शन एंड नॉट डिनायल। तो इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा सिटीजन होने की भी बात आ जाती है। ठीक है, एक अच्छा लीडर होने की बात आ जाती है।
तो ये सारे जो टॉपिक्स मतलब जो अलग अलग एग्जांपल्स हैं उसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एसे में। तो पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन इमर्ज्ड बिकॉज पॉवर्टी, हंगर एंड इनइक्वालिटी वर सो स्टार्क दैट दे कुड नो लॉन्गर बी सप्रेस्ड। कि भाई वो इतने ज्यादा एविडेंट हो गए थे कि एक टाइम के बाद उस चीज को दबाना इम्पॉसिबल था। हिस्ट्री टीचर्स दैट व्हेन इनजस्टिस बिकम्स विजिबल टू ऑल, सोसाइटीज कैन नॉट इग्नोर इट। एक एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन का हो गया एंड आई एम श्योर कि आप इससे ज्यादा एग्जांपल्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में सोच सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नेंस इज टेस्टेड व्हेन इट रिस्पॉन्ड्स टू विजिबल क्राइस। तो हम बोलते हैं ना कि भाई सरकार नहीं देख रही है क्या, ये परेशानी हो गई, वो परेशानी हो गई, क्या कर रही है सरकार। तो अच्छी गवर्नेंस यानी कि जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है वो भी हम उसी बेसिस पे जज कर पाते हैं जिस तरीके से वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। ओके, देन भागवत गीता रिमाइंड्स टू रिमेन पैसिव इन द फेस ऑफ इनजस्टिस इज टू साइड विद अधर्म। तो ये कहीं ना कहीं एक अधर्म भी हो जाता है, अधर्म वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई अगर आप देख रहे हो कि कुछ गलत हो रहा है और आप मतलब चुपचाप साइड से निकल जाओ या आंख बंद कर लो, तो ये कितना ज्यादा गलत है। तो फिलोसफिकल डोमेन में अगर हम इसमें एंटर करेंगे तो बहुत ही वाइड एस्पेक्ट है, बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। मोरल फिलोसफी डिमांड करती है एक्शन व्हेन रियलिटी स्टैंड्स बिफोर अस। ठीक है, भगवत गीता का मेंशन कर दिया, मोरल फिलोसफी बता दी। तो ये बहुत वाइड डायमेंशन है जहां पे आप बता सकते हो कि भाई मतलब गलत का साथ नहीं देना है, सही का साथ देना है, अपनी आंखों के सामने चीजों को देख करके चुप नहीं बैठना है। अगर आप देख रहे हैं कि करप्शन कहीं हो रहा है तो अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं तो आप भी इक्वली उतने ही भागीदार हैं उस करप्शन होने के, या कोई और गलत काम हो रहा है तो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, बिहार रिकरिंग फ्लड्स आर नॉट हिडन डिजास्टर्स, दे फोर्स अर्जेंट अटेंशन एवरी मॉनसून। कि भाई ये तो वही वाली बात हो जाती है ना, आपकी आंखों के सामने दिख रहा है कि ब्रिज गिर रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, और जो एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो ये कितना ज्यादा गलत है। दिस proverb thus becomes a metaphor for environmental accountability भी बात हो जाती है। देन रविंद्रनाथ टैगोर जी की लाइन है कि फैक्ट्स आर मेनी बट द ट्रुथ इज वन, इवन इफ अनकंफर्टेबल, ट्रुथ बिफोर आवर आईज कैन नॉट बी हिडन। वही जियाते मच्छी नहीं घोटाई वाली बात है कि भाई कितना अनकंफर्टेबल भी क्यों ना हो सच, हमारी आईज के सामने से नहीं छुपा रह सकता। आंखों के सामने जो बात है उसे एक्सेप्ट करना, उस पर काम करना, एक्शन लेना कहीं ना कहीं हमारा धर्म भी हो जाता है। In 1917, when indigo farmers of Champaran directly showed Gandhi ji their exploitation by British planters, he could not overlook, ठीक है, overlook it. गांधी जी सेड, क्या कहा था उन्होंने, इट इज अ वेरी फेमस लाइन, ये जो चंपारण सत्याग्रह वाले भी नोट्स बनाओगे ना उसमें भी ये लिख लोगे तो अच्छा ही रहेगा। द साइट ऑफ देयर सफरिंग मूव्ड मी टू एक्शन। कि वही है कि भाई आंखों से हमने इतना एक्सट्रीम चीज देख ली है कि इतने ज्यादा लोग परेशान हैं, तो ही इमीडिएटली मूव टू एक्शन एंड दस बिगेन द फर्स्ट सत्याग्रह ऑन इंडियन सॉइल। इस तरीके से चीजों को, टॉपिक को रिलेट करना है, नोट्स बनाने हैं, और तो कुछ नहीं लिखा है ना मैंने। हाँ, तो मुझे जितने भी सुटेबल एग्जांपल्स जो आप लोगों को समझाने के कॉन्टेक्स्ट में मिले वो मैंने सारे इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए एंड आई एम होपिंग कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज 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 रिव्यू दिस लेक्चर, कमेंट करके मुझे बताइए या टेलीग्राम पे बताइए या जीमेल पे बताइए, बट प्लीज एवरीवन हु इज वाचिंग दिस लेक्चर प्लीज रिव्यू इट बिकॉज इट मैटर्स टू मी द मोस्ट। बिकॉज ऐसे राइटिंग को पढ़ाना इज इटसेल्फ अ बिग टास्क, और मैं हफ्ते में 4 एसेज आपको इसी तरीके से ब्रेक डाउन करके कराने वाली हूँ। सो प्लीज लेट मी नो कि कैसा था, क्या था, कुछ कमी लगी या कुछ अच्छा लगा, जो भी चीजें हैं प्लीज 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 रिव्यू इट, प्लीज एक्नॉलेज इट। जो भी फीडबैक आपको देना है फीडबैक प्रोवाइड करें। एंड नेक्स्ट लेक्चर जो हम करेंगे उसमें आई विल बी डीलिंग विद द सेक्शन 2 ऑफ 70th मीन्स का ऐसे, बट आई विल बी ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ मुहावरा एंड लोकोक्ति विद देयर मीनिंग, सो दैट उस पर भी आप लोग अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म करके जो है टॉपिक्स वगैरह ब्रेक डाउन कर पाए और अच्छे से उसे नोट्स में लिख पाए। एंड प्लीज जो मैंने बताया है कि एक सेपरेट डायरी बना लीजिए, कोटेशन या फिर पोएट्री या फिर एनेक्डोट्स और एग्जांपल्स की, वो आपको बहुत हेल्प देने वाली है। एंड पीयर लर्निंग ग्रुप वाला चीज मैंने बता दिया है, आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन आप लोग आपस में एक दूसरे का कर सकते हैं बाय जॉइनिंग दैट ग्रुप। उसके लिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक गूगल फॉर्म भरना है जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, टाइमली वीडियोस देख लो और प्लीज अपने दोस्तों को भी बताओ इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल। एंड टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, स्टडीइंग एंड टेक केयर, बाय।